आज के छोटे से वीडियो में हम बात करने वाला है इन्वर्टर जनरेटर के बारे में। ये आपके नॉर्मल जो कन्वेंशनल जनरेटर है, डीजल जनरेटर है, जिसे डीजी भी कहा जाता है, इससे ये काफी डिफरेंट होता है। हालांकि ये दोनों ही जो है तेल को जला करके बिजली को पैदा करता है, बट आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो डीजल जनरेटर है इसी में हमने बहुत सारी इंप्रूवमेंट की है। इसी का अपग्रेडेड वर्जन जो है आपका इन्वर्टर जनरेटर है। तो क्या सारी चेंजेस हमने किया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लाया है, उस सारे अंतर के बारे में, उस सारे डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो इन्वर्टर जनरेटर है वो एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करता है, इसकी जो पूरी कहानी है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं आया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब भी हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे होते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि भैया हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहले जो पुराना टेक्नोलॉजी आपके पास है उसमें कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को ही हमने सॉल्व किया है और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही आपका एक नया टेक्नोलॉजी होता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे पुराने टेक्नोलॉजी यानी कि जो डीजल जनरेटर है, डीजी है, उसमें क्या प्रॉब्लम था। तो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये जो डीजल इंजन है, ये जो बिजली पैदा कर रहा है, जो पावर को जनरेट कर रहा है, वो प्योर नहीं है, वो क्लीन नहीं है। अगर इसके आउटपुट को आप ऑसिलोस्कोप में डाल करके देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी तक बदल जाता है। अब इस तरह का पावर से अगर अपने घरों का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर आप चलाते हैं तो जो हेवी लोड है, जो इंडक्टिव लोड है, मोटर वगैरह है, वो तो चल जाएगा, पर जितने भी सेंसिटिव डिवाइस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हमने सेमीकंडक्टर यूज़ किया है, सिलिकॉन यूज़ किया है, उसका सत्यानाश हो जाएगा। अब AC भी आजकल के टाइम पर तो नॉर्मल AC आता नहीं है, उसमें भी जो है हम इन्वर्टर AC यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी सिलिकॉन आपका यूज़ हो रहा होता है, सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा होता है, तो वो भी जो है ख़राब हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये फ्रीक्वेंसी कैसे बदल जाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो जनरेटिंग साइड से अगर आप देखेंगे ना, जनरेटर की तरफ से देखेंगे तो 1 सेकंड में आपका जो रोटर है वो कितनी बार रोटेट कर रहा है, वही जो है बताता है आपका फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर 2 पोल का मोटर है तो 1 सेकंड में 50 बार रोटेट करेगा, तब जाकर के जो है आपका 50 हर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको जनरेट करके दे पा रहा होगा। आपको पता है कि इंडिया या उसके आसपास के जितने भी मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, ये सारे जगह पे जो है 50 हर्ट्ज़ की बिजली को जो है यूज़ की जाती है। और कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जैसे कि US, कनाडा, कोलंबिया, तो यहाँ पे जो है 60 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी को यूज़ किया जाता है। तो जिस भी कंट्री में हम जिस भी फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे होते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उपकरण है, उसको हमने डिज़ाइन कर रखा है। और ये ज़रूरी है कि अगर उसको चलाना है तो 50 हर्ट्ज़ का ही बिजली से आप उसको चलाएं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप US गए, वहाँ से कोई माइक्रो ओवन खरीद के लाते हैं और यहाँ इंडिया में जो है उसको चलाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका वोल्टेज रेटिंग भी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है, वो आपका ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेटर के रोटर के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम 50 हर्ट्ज़ की बात कर रहे हैं तो 1 सेकंड में आपको 50 बार रोटेट करवाना पड़ेगा अगर आपका 2 पोल का मशीन है। अगर आप 4 पोल का मशीन है तो N=120F/P, ये जो इक्वेशन है इससे आप आराम से निकाल सकते हैं कि भैया कितना जो है स्पीड होना चाहिए। अब देखिए 1 सेकंड में अगर 50 बार रोटेट कर रहा है, तो अगर हम RPM की बात करें तो इसे 3000 RPM, अब ये 3000 RPM कॉन्स्टेंट स्पीड में जो है हमेशा इस जनरेटर को रोटेट करते रहना पड़ेगा अगर उसको जो है 50 हर्ट्ज़ का बिजली को जो है पैदा करना है। पर ये जो चीज़ है ना, इस डीजल जनरेटर के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आप लोड कनेक्ट करते हैं अचानक से, तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। अब ये कैसे होता है, इसको अगर आपको समझना है तो आप एक एग्जाम्पल से बहुत ही आराम तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते अचानक से आपके पीछे कोई आकर बैठ जाता है। तो अचानक से अगर आपको पीछे कोई आ जाता है, कोई वेट आ जाता है, कोई लोड आ जाता है, तो जाहिर सी बात है आपका साइकिल का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भैया उसी स्पीड में हम चलाते रहें तो आपको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और अब फिर ऐसा सोचिए कि आप चलते चलते वो बंदा फिर वापस से उतर जाता है, साइकिल से जो है लोड कम हो जाता है, तो आपका स्पीड जो है बढ़ जाएगा। तो अगर आपको उसी स्पीड में चलना है तो आपको जो है प्रेशर थोड़ा कम लगाना होगा, तब उसके बाद जो है साइकिल आपका उसी स्पीड से चल पाएगा। तो ये चीज़ ना आप फील कर पा रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम कहानी जो है आपके जनरेटर के साथ भी होता है। जैसे ही कोई भी आप लोड कनेक्ट करते हैं तो अचानक से उस रोटर का जो स्पीड है वो कम हो जाता है।
और जैसे ही लोड आप उतारते हैं तो उसका रोटर का स्पीड जो है बढ़ जाता है। तो अगर स्पीड कम हो गया ना, अगर 50 से 48 हो गया तो आपका जो आउटपुट में जो बिजली पैदा कर रहा है वो 48 हर्ट्ज़ का होगा, 50 हर्ट्ज़ का नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आपका बदल जाता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार अगर ऐसा है तो जो जनरेटिंग स्टेशन में बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, वहाँ भी जब हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लोड कनेक्ट करते हैं तो उसका भी स्पीड जो है आपका चेंज होना चाहिए। तो हाँ जी, वहाँ भी होगा, कंसेप्ट कभी रॉन्ग नहीं होता है, बट वहाँ पे हम मैनेज कर पाते हैं, वहाँ पे हम उसकी स्पीड को ना कंट्रोल कर पाते हैं, 50 पे कांस्टेंट घुमा पाते हैं। अब वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेटर होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मैंने आपको दिखाया हुआ था प्रैक्टिकली। और वहाँ पे जो रोटर भी होता है वो भी काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, उसका भी जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ टरबाइन को भी हम उसको मैकेनिकली कपल्ड कर देते हैं, तो टरबाइन का भी जो रोटेटिंग पार्ट है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल स्पिनिंग मास है, जो घूमने वाला है, उसका जो वेट है, वजन है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वेट आपका बहुत ज़्यादा है तो इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा। अगर इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो वो स्पीड चेंज तो होगा पर इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा टाइम मिलेगा। और जब टाइम मिलेगा तो इतने में हमें समझ में आ जाता है, हम फटाक से जो है प्रेशर बढ़ा देते हैं स्टीम का और उसको वापस से उसकी स्पीड को मेंटेन कर देते हैं। और अगर हम पानी से बिजली बना रहे हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे हमें वो टाइम मिल जाता है कि उसकी स्पीड को जो है हम मेंटेन कर पाएँ। पर ये चीज़ जो है आपकी डीजल जनरेटर के साथ तो कभी नहीं हो सकता है। हालांकि ये भी कोशिश करता है, तेल को कम बेसी खाता है और फिर अपनी स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करता है, बट आप समझ ही सकते हो कि उतना बढ़िया तरीके से जो है नहीं कर पाता है। अब अगर आपका फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, आपका आरपीएम बदल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही बदल रहा है, आपका जो वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी बदल जाता है। क्योंकि आपको पता है E = 4.44 F × 5 × N होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी और इंड्यूस वोल्टेज ये दोनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो आपका इंड्यूस वोल्टेज जो आपको मिल रहा है आउटपुट में वो भी बदलेगा। और बदलता है तो 220 की जगह पे हो सकता है आपको 250 मिल जाए, 300 तक मिल जाता है। तो इस तरह का बिजली से आप कभी भी जो है अपने घरों का उपकरण जो है कभी चलाना नहीं चाहोगे। अब हाँ, आपके घर में अगर इन्वर्टर बैटरी का सिस्टम है तो सजेस्टेड ये रहता है कि भैया पहले आप अपना बैटरी चार्ज कर लो, फिर इन्वर्टर के द्वारा उसको कन्वर्ट करके प्योर पावर से अपने घरों में उसको यूज़ करो। तो ये तो पहला दिक्कत था। दूसरा दिक्कत ये है कि ये फ्यूल इफिशिएंट नहीं होता है इतना ज़्यादा, और उसमें भी सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि अगर आपका जो जनरेटर है वो 2000 वाट को जनरेट कर रहा है, तो अगर उससे आप 200 वाट लोड कनेक्टेड करके हैं या मान लीजिए 70 से 80% भी अगर आप लोड कनेक्ट करके हैं तब तक ठीक है, ये तो आपको ठीक ठाक मतलब आपको ये माइलेज देगा। पर अगर बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, अगर एक लाइट जला रहे हैं, जितना जनरेटर का कैपेसिटी है उससे आधा बिजली अगर आप पैदा कर रहे हैं तो होगा क्या? आप सोच रहे होगे कि भैया तेल कम खाएगा, पर घुमा फिरा के वही बात पड़ जाता है। उसका माइलेज इतना ख़राब हो जाता है कि आपका मतलब मान लीजिए पहले आपका 50 रुपया में 1 यूनिट बन रहा था, तो अब क्या होगा ना, अगर आप कम लोड कनेक्ट करके हैं तो वो 70-80 रुपया या 90 रुपया जो है पर यूनिट का प्राइस आपको मतलब खर्चा पड़ने लगेगा, मतलब इतना तेल वो खाता है। तो सिर्फ फुल लोड या एकदम 80-90% लोड में अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उस वक्त ये एफिशिएंट होता है, ठीक ठाक तेल में आपको अच्छा बिजली दे देता है। बट अगर बहुत कम लोड अगर इससे कनेक्ट कर रहे हैं, कम बिजली इससे पैदा कर रहे हैं, तो फिर भैया आपका माइलेज बहुत ख़राब ये देने वाला है। तो ये जो है ना, इसके साथ ये दिक्कत था। अब ये इन्वर्टर जनरेटर का क्या कहानी है? तो इस इन्वर्टर जनरेटर में जितनी भी प्रॉब्लम थी उस सबको हमने सॉल्व कर दिया है। हमने यहाँ पे पूरा कहानी ही बदल दिया है। हमने क्या किया है, यहाँ पे ब्रशलेस जनरेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब ब्रशलेस जनरेटर क्या है? आप BLDC मोटर के बारे में मैंने आपको बताया था। समझिए कि BLDC मोटर को ही उठा करके यहाँ पे रख दिया है ये लोग। तो यहाँ पे इसके रोटर में हम परमानेंट मैग्नेट को यूज़ कर रहे होते हैं, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम नियोडिनियम मैग्नेट को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मैग्नेट होता है। अब बढ़िया क्वालिटी का मैग्नेट है तो प्राइस भी बढ़िया होता है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हमें क्या है कि अगर मैग्नेट मिल गया तो उसी को घुमाना है, वो घुमाते हैं, और जो भी हमारा स्टेटर में जो हमने वाइंडिंग कर रखा है वहाँ पे फ्लक्स कट करता है। जनरेटर का तो वर्किंग आपको पता ही है, फिर EMF इंड्यूस करता है, वोल्टेज इंड्यूस करता है, पावर जनरेट करता है, सारी कहानी आपको पता है। और सबसे अच्छा बात यहाँ पे ये है कि जितना भी पावर का आपको रिक्वायरमेंट है, जितना भी लोड आपने कनेक्ट कर रखा है, उसी के हिसाब से ये जनरेटर जो है पावर को पैदा करेगा, और उसका स्पीड भी जो है वो एडजस्ट होता रहेगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि आपको 50 बार ही 1 सेकंड में रोटेट करना है, नहीं भैया। ये आपको लोड आपने कम कनेक्ट कर रखा है, कम लोड का डिमांड है, तो उसी हिसाब से ये पावर को जनरेट करेगा, उसी हिसाब से उसके रोटर का स्पीड होगा। और इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, एक तो यहाँ पे स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश का कोई झमेला वगैरह है नहीं,
परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो नॉइज़ भी कम क्रिएट होगा, स्लो रोटेट करेगा तो। और दूसरा ये है कि फ्यूल इफिशिएंट होगा, आपका तेल बचाएगा ये। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा यार फ्रीक्वेंसी नहीं बदल जाएगा, अगर आप कम लोड लगाते हैं तो आपका जो रोटर है वो स्लो रोटेट करेगा, तो जो बिजली पैदा करेगा वो लो फ्रीक्वेंसी में जनरेट करना चाहिए। और ये सही बात है, वो लो फ्रीक्वेंसी में पावर को जनरेट कर रहा होता है। तो फिर क्या बात हुआ भैया, हमने क्या किया ना, अब इस पावर को ना हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, हम रेक्टिफायर सर्किट में भेज देते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट में भेजते हैं। ये क्या करता है, जो भी बिजली को ये पैदा कर रहा है सबको डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी का जो झमेला है उसको हमने ख़त्म ही कर दिया। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस डीसी पावर को वापस से एसी में कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टर सर्किट में भेजते हैं, वो इन्वर्टर सर्किट हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और आगे जो है प्योर, अब ये जो इन्वर्टर सर्किट है जो कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे पीडब्ल्यूएम टेक्निक को हम यूज़ करते हैं, बहुत सारा पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, तो ये प्योर एसी को जो है आउटपुट में जनरेट करता है। और इस प्योर बिजली से, इस प्योर पावर से जो है आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सेंसिटिव इक्विपमेंट को भी बहुत ही आराम तरीके से चला सकते हैं। तो इस तरीके से जो इन्वर्टर जनरेटर है वो डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल कन्वेंशनल डीजल जनरेटर से। अब एक सवाल जो है आपके दिमाग में दौड़ रहा होगा कि यार फ्रीक्वेंसी को लेके हमने बहुत बात की कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, बहुत ज़रूरी है, तो क्या होगा कि अगर ये फ्रीक्वेंसी बदल जाए, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ये जानना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो को क्लिक करके आप जा करके सारी जो नॉलेज है वो आप ले सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।